नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने जो है वो पढ़ा सेल वॉल पहले। अब सेल वॉल से आगे जो एक स्ट्रक्चर आता है वो आता है सेल मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए थे, कुछ वीडियो पे हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एमसीक्यूज देखे थे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया था और वही कुछ बच्चे हैं जो एक्चुअल में कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो के इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ही है जो क्या कर रहा है, हमारे पूरे प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो कौन रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सेल नहीं होगी अगर, हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा, सेल के अंदर का कोई भी मटेरियल नहीं बचेगा। तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर बाकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के जो पूरा बचा उसको क्या हम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला के हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो पूरे प्रोटोप्लाज्म को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, जिसके बिना सेल नहीं हो सकता है। तो पहली बात कि सब पूरा मोटिवेटेड होके बैठेंगे, लास्ट तक लेक्चर देखेंगे, अपने एक एक डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। दूसरी बात कि जहां पे एनसीईआरटी है आपको वहां साइड में एनसीईआरटी नजर आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है, उससे एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ता है। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is outermost living boundary of the cell, outermost layer of the protoplasm। एक सेल का सबसे बाहर जो लिविंग बाउंड्री होता है वो कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बोलोगे नो नो मैम आपने बोला था मिडल लैमेला इज द आउटरमोस्ट लेयर, बट इट इज नॉट लिविंग, सेल वॉल इज नॉट लिविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। The term plasma membrane was given by Pfeffer। किसने दी थी ये टर्म, Pfeffer ने दी थी, याद रखेंगे आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो है और भी टर्म्स यूज की जाती हैं, कौन कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड यूनिट मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड यूनिट मेम्ब्रेन। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज coined by Naegeli एंड क्रेमर। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दी, नजेली एंड क्रेमर ने। याद रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेफर, सेल मेम्ब्रेन नजेली एंड क्रेमर ने। प्लाज्मा लेमा जो टर्म है वो दिया है पीक्यू प्लो ने, एंड यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो रॉबर्टसन ने दिया है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर नजर आता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाई लेयर होता है, बेटा उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ बाई लेयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये 3 लेयर से बना होता है। कौन कौन सी, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन का मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सबसे बाहर हमें प्रोटीन नजर आता है, उसके बाद लिपिड की बाइलेयर होती है और अंदर फिर से प्रोटीन्स होती हैं। इसीलिए आपसे कभी भी पूछा जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलेयर स्ट्रक्चर एंड नॉट बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर हम परमिएबिलिटी की बात करते हैं, उस परमिएबिलिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो या तो परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। चलिए आइए बात करते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे आपको ये ए एंड बी नजर आ रहा है, ये ए ये बी। तो देखिए यहाँ पे ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। देखिए ब्लू में जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, पिंक में जो है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ए पे जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है, ए पे जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि एक परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपने अक्रॉस आने जाने देती है, ठीक है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है।
तो देखिए यहाँ पे आप ए देख सकते हैं, ये कैसा है, permeable membrane. It is allowing the movement of solute as well as solvent. When it comes to semi permeable membrane, you can see only solvent can move. ये किसको अलाउ कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है अपने आर पार जाने को, सॉल्यूट को नहीं कर रहा है. तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन पे आप क्या लिखेंगे, it is a membrane which does not allow the passage of solute, or you can say it allows the passage of only solvent and not solute. तो जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो, ठीक है. लेकिन इस बात को अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ बस इतना याद रखिए परमिएबल क्या हुआ और सेमी परमिएबल क्या हुआ. परमिएबल जो अपने आर पार सॉल्यूट सॉल्वेंट सबको आने जाने दे, सेमी परमिएबल जो सिर्फ किसको आने देता है, सॉल्वेंट को आने देता है. बाकी कहीं कुछ भी लिखा होगा, गूगल करोगे, इधर उधर करोगे, नहीं सुनना है, जो बता दिया वो बता दिया. चलिए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को भी अपने आर पार आने जाने देती है. सुनाई दिया, परमिएबल सब कुछ आने जाने देता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है. और जो सेलेक्टिवली परमिएबल है वो कुछ एक को ही आने जाने देता है. मतलब सॉल्वेंट तो आएगा लेकिन सॉल्यूट जो है वो नहीं आएगा. समझ गए आप कि नहीं समझे, ठीक है. चलिए, a membrane that allows the passage of some molecules or ions and inhibit the passage of others. ठीक, एक membrane जो कुछ molecules को, कुछ ions को तो आने जाने देगी लेकिन कुछ को नहीं आने जाने देगी. The capacity to filter molecular transport in this manner is called selective permeability. ठीक, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट को, मतलब बहुत सारे आ गए, उनमें से सेलेक्ट कर करके भेजना कि हाँ तुम जाओ तुम नहीं जाओ, तो ये कैपेसिटी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को आप ये डेफिनेशन को हटा के आप मेनली क्या याद रखेंगे, इट इज अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट अलॉन्ग विद अ फ्यू सॉल्यूट. तो ये कुछ सॉल्वेंट को तो आने देता है, उसके साथ साथ जो है वो कुछ सॉल्यूट को भी आने देगा. तो आप यहाँ देखिए ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है. देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर स्मॉल नॉन मोलर मॉलिक्यूल्स, सम वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन जब सॉल्यूट की बात आ गई, ग्लूकोज एंड अदर लार्ज पोलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, आयंस भी नहीं आ सकते हैं. देखिए, देख सकते हैं आप, ठीक है. तो समझ गए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को आने देती है बट सॉल्यूट को नहीं आने देती, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही आने देती है. समझ गए, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी सेलेक्ट करेगा, परमिएबल सब आ जा सकता है, सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्वेंट आ सकता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ और सेलेक्टेड सॉल्यूट्स का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. समझ आ गया आपको, और पूरे जोश के साथ बैठिए. तो देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ध्यान से देखना बेटा, एक एक पॉइंट को यहाँ ध्यान से देखना. ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, कोई भी इसको एनसीईआरटी का डायग्राम ना समझे, ठीक है. ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है. ध्यान से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नजर आ रहा है फॉस्फोलिपिड लिखा है, फॉस्फोलिपिड. ये यहाँ से अलग से फिर फॉस्फोलिपिड का देखिए ये यहाँ से बनाया गया है. तो इसमें क्या है, दो फैटी एसिड की चेन्स हैं, एक जो है वो क्या है, फॉस्फेट हेड है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा और ये फैटी एसिड्स होंगे इसमें, ठीक. फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ये फॉस्फेट हेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये फैटी एसिड्स की चेन्स हैं. तो देखिए फॉस्फेट कैसा है, पोलर हाइड्रोफिलिक, और फैटी एसिड्स कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग, वाटर से उसको डर लगता है, ऐसे समझ लो. हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार है, किसको, हेड को. फॉस्फोलिपिड में एक हेड है और फैटी एसिड्स की टेल्स हैं. नजर आ रहा है ना आपको, ध्यान से देखना है बेटा स्ट्रक्चर. तो हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर, जबकि जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर. हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, ठीक है. अब
ध्यान से देखिए, ये हमारी जो प्लाज्मा, इस तरह से देखिए, ये एक सेल है, सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बाहर सबसे बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें इस तरह से पाया जाएगा। उसमें एक सेक्शन कट करके दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए फॉस्फोलिपिड की आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक दो, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोलिपिड में अगर मैं यहाँ दो लेयर्स बना भी देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, तो जो हेड होगा वो किस तरफ को होगा, वो बाहर की तरफ को होगा, ठीक है। बाहर मतलब वो वाटर वाली साइड को होगा, साइटोप्लाज्म की साइड को आपको नजर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, या फिर साइटोप्लाज्म होगा, मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर की तरफ को होगा, और सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है ना उसकी तरफ को भी क्या होगा, हेड होगा। बीच में क्या होगी, देखिए ये होगा हाइड्रोफोबिक रीजन, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो वाटर वाली साइड को जो एक्सपोज होगा वो क्या होगा, हेड, टेल नहीं होगी, क्योंकि टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, याद हो गया इतना, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो नजर आ रहा है, उसके साथ एक और लिपिड है, देखिए कोलेस्टेरोल, स्टीरोल है, स्टीरोल लिपिड ही होते हैं, ठीक है, ये एक और लिपिड है कोलेस्टेरोल। अब आपको यहाँ प्रोटीन नजर आ रही है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, इनको एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे पेरिफेरल आप देख पा रहे हैं बाहर ही है प्रोटीन, एक्सटर्नल सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा वो पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटरनल जो पूरा एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या है, इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या हुआ बेटा, जो बाहर ही सेल सरफेस, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच होगा वो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, जो सेल मेम्ब्रेन में अंदर एम्बेडेड होगा वो कैसा हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहा है, यहाँ पे किसी ने ग्लाइकोलिपिड नहीं क्या है मार्क, तो मैं यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड भी आपको बना दूंगी, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ध्यान देंगे जब प्रोटीन के साथ कोई शुगर अटैच होगा तो हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ जब शुगर अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड, शुगर प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, शुगर प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ आया बेटा, एक बार फिर से अच्छे से देखिए, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड बाइलेयर है, सबसे ज्यादा लिपिड उसमें कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के अलावा क्या नजर आ रहा है, कोलेस्टेरोल, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स उनको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहा जाता है जो कि बाहर मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, जब शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, और जब शुगर जो है वो किसके साथ अटैच होगा, लिपिड के साथ अटैच होगा तो हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड। समझ गए ना आप। तो देखिए फॉस्फोलिपिड में ध्यान से देख लीजिए फिर से क्या है, फॉस्फेट हेड एंड फैटी एसिड की चेन्स हैं, ठीक। तो फैटी एसिड वाला हिस्सा जो है, जो टेल है, ठीक है, जो टेल है वो क्या है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है। तो वाटर वाली साइड को कौन फेस करेगा हमेशा, हेड, और टेल जो है वो नहीं करेगी फेस, और इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन रहती है, उसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो यही हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन द, जो टेल है, टेल के बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। हो गया बेटा ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो आपको समझ आ गया सेल मेम्ब्रेन, तो आइए पढ़ते हैं अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950 के दशक में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तभी जो है वो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो देखा गया था। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स
RBCs enable the scientists to deduce the possible structure of प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हो गया तो साइंटिस्ट ने उस दौरान ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज और उनको हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उन पे जो है उनका स्ट्रक्चर जो है अच्छे से देखा और फिर वो बता पाए कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है. उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो सकता है. So these studies showed that cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. तो cell membrane आपने देखा अभी बताइए किससे बना हुआ है, देखा ना अभी, ये देखिए लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है लिपिड एंड प्रोटीन्स. लग गया बताओ. द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर. अब देखिए मेजर लिपिड कौन सा है, सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड. ये क्या है फॉस्फोलिपिड, ये क्या है फॉस्फोलिपिड. ठीक, अब कितनी लेयर में है, 2 लेयर में है. तो फिर से the major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head toward outer sides. तो आप देख सकते हैं polar head कैसे है, toward outer side. ठीक है, and the hydrophobic tails toward the inner side. ठीक है, तो जो आपके पास बाहर की तरफ को आए पोलर हेड कैसे है, वो हाइड्रोफिलिक है. जो इन अंदर की तरफ को आया मेम्ब्रेन में वो क्या आया, हाइड्रोफिलिक टेल्स, मतलब वो वाटर हीटिंग और वाटर रिपेलिंग है. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. इस तरह का स्ट्रक्चर से देखिए, आप देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से, जब दोनों बाहर की तरफ को पोलर हेड है तो इस तरह के स्ट्रक्चर से क्या दिखाई दे रहा है हमें कि ये जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड समझते हैं ना आप, सैचुरेटेड जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, तो देखिए इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें पोलर हेड जो है वो बाहर की तरफ को है, टेल जो है वो अंदर की तरफ को है. तो टेल हाइड्रोफोबिक है तो किसने, हेड ने बोला तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा. तो इस तरह के अरेंजमेंट ने जो है वो सेल को नहीं सॉरी टेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल में टेल है उसको बाहरी एक्वस एनवायरनमेंट से बचा लिया क्योंकि वो अंदर की तरफ को है, बाहर की तरफ को हेड है. इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल. तो हमने देखा था फॉस्फोलिपिड के साथ साथ, मतलब फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है, कोलेस्टेरॉल भी एक लिपिड है. तो फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में क्या पाया गया, और लिपिड पाया गया. समझ गए बेटा बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें आपको फॉस्फोलिपिड्स मिल रहे हैं और प्रोटीन्स मिल रही है. लिपिड्स में ज्यादातर कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, लेकिन फॉस्फोलिपिड के अलावा कौन सा है, कोलेस्टेरॉल है. फॉस्फोलिपिड में एक पोलर हेड है, 2 जो है वो फैटी एसिड की चेन्स है टेल की फॉर्म में. तो पोलर हेड बाहर की तरफ को होता है, टेल अंदर की तरफ को होती है. पोलर हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है. देखिए later biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possess proteins and carbohydrates. पहले तो हमने क्या बोला था कि लिपिड्स है, बाद में क्या पता चल गया कि इसमें प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. जो शुगर है बेटा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है. आपने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. तो चलिए द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अगर हम अलग अलग सेल को देखेंगे तो उनकी मेम्ब्रेन में जो रेशियो होगा प्रोटीन और लिपिड का वो अलग अलग होगा. हो सकता है किसी में लिपिड ज्यादा हो सकता है किसी में प्रोटीन ज्यादा हो. इन ह्यूमन बीइंग the membrane of erythrocyte मतलब RBC has approximately 52% protein and 40% lipids. तो कितना हो गया ये टोटल, फटाफट बताइए. 92, 8% क्या बचा, उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे कि 8% जो बचा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. समझ गए. तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में आरबीसीज में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होते हैं. 8% जो बचा वो क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे. समझ गए. तो बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ, मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं तो ह्यूमन आरबीसी में 52% है प्रोटीन्स, 40% है लिपिड्स और 8% कार्बोहाइड्रेट्स हैं. इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने बताया है. ठीक है,
अब डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पढ़ा ना आपने इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, मतलब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, इंटीग्रल को कि एक्सटर्नल को, मोस्टली एक्सटर्नल को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral protein are partly or totally buried in the membrane। तो देखिए पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो सरफेस पे पाई गई, आपने देखा, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या तो वो टोटली बरीड होंगी मेम्ब्रेन में या फिर पार्टली बरीड होंगी मेम्ब्रेन में। देखिए ये है डिफरेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बीच में। यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉस्फोलिपिड कोलेस्टेरॉल को और अच्छे से पढ़ेंगे, फ्लूइडिटी हम समझेंगे मेम्ब्रेन का, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप बेसिक समझ पाएं कि मेम्ब्रेन एग्जैक्टली है क्या। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन को और क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स को और क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक को देखिए एम्बेडेड डीपली इन द बाइलेयर, पेरिफेरल बाउंड टू एक्सटर्नल फेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन एम्फीपैथिक, एम्फी मतलब डुअल, टू हाइड्रोफिलिक एंड्स separated by an intervening hydrophobic region that traverses the hydrophobic core of the bilayer। मतलब एम्फीपैथिक होगा तो इंटीग्रल प्रोटीन क्योंकि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में है, इसका मतलब है उस जो मेम्ब्रेन के पास क्या होंगे, एंड जो होंगे उसके वो कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, क्योंकि पोलर हेड के साथ भी वो अटैच होगी ना, तो कैसा होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा, और सेंटर में जो उसका पोर्शन होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। इसीलिए जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कैसी होगी, एम्फीपैथिक होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा और इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा। समझ गए ना, पूरी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, तो इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा, हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा। इसीलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एम्फीपैथिक होगी, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन बाउंड टू हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ द स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन एंड हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती हैं या किसी इंटीग्रल प्रोटीन के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन कौन से रीजन से, हाइड्रोफिलिक रीजन से। अब फॉस्फोलिपिड का हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसका जो बाहर की तरफ को, सरफेस की तरफ को जो उसमें सीक्वेंस रहेगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मुझे बता देना, ठीक है। याद रखना पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन के साथ जुड़ी होंगी और इंटीग्रल जो है वो एम्फीपैथिक होंगी, वो हाइड्रोफिलिक के साथ भी होंगी, हाइड्रोफोबिक के साथ भी होंगी। देखिए अब इंटीग्रल प्रोटीन्स में फोर्सेस कौन सी होगी, हाइड्रोफोबिक और वैन डर वाल फोर्सेस, जबकि पेरिफेरल में कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन रिमूव्ड बाय डिटर्जेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बताया था कि कौन सी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, नो डिटर्जेंट्स, पेरिफेरल को देखिए, नो डिटर्जेंट्स, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ, pH इज एनफ टू रिमूव। डिटर्जेंट्स तो नहीं, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे अलग अलग pH के, जो कि क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, और ये जो है इंटीग्रल इनको डिटर्जेंट्स के थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक उसमें लेयर में है ना ये, ठीक है, तो डिटर्जेंट जो आपने पढ़ा होगा मिशेल फॉर्मेशन, उसके एक्शन के थ्रू इनको रिमूव किया जा सकता है। और पेरिफेरल को किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ एंड pH, अलग अलग pH जो है प्रोवाइड करके इनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इट स्पैन द होल लेयर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पूरा का पूरा लेयर को स्पैन करता है, और पेरिफेरल ये कैसी होती है, इनमें यूजुअली एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करती हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो आयन चैनल की तरह और कैरियर की तरह जो है वो
एक्ट करती हैं क्योंकि वो पूरी एम्बेडेड है, तो वो आयंस को आने जाने का रास्ता देंगी। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करेंगी या तो एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगी। रिसेप्टर्स मतलब वो किसी मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे रिसीव करेंगी, ठीक है, समझ गए। चैनल प्रोटीन्स मेनली कैसी होंगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगी। आई होप आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में डिफरेंस समझ आया है। नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं। मैं फिर से एक बार समअप कर रही हूं। डीप जो बाइलेयर में होगी वो कौन सी है, इंट्रिंसिक, और जो बाहर होगी एक्सटर्नल सरफेस पे होगी मेम्ब्रेन के, वो है एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल सरफेस की तरफ को क्या होता है, बताइए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन है फॉस्फोलिपिड का, और इंट्रिंसिक प्रोटीन का भी कौन सा रीजन होगा, हाइड्रोफिलिक रीजन ही होगा। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो कौन से रीजन से जुड़ती है, हाइड्रोफिलिक रीजन से, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एम्फीपैथिक है, वो हाइड्रोफोबिक भी होगी, उसके पास हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा और हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा, और वो दोनों ही रीजन से अच्छे से जुड़ पाएगी, ठीक। इंट्रिंसिक प्रोटीन को डिटर्जेंट से इजीली जो है वो रिमूव किया जा सकता है, पेरिफेरल को इतना इजीली नहीं रिमूव किया जा सकता है, उनको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्ट या पीएच देके रिमूव किया जा सकता है। समझ गए बेटा। चलिए आगे आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे। आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल इज, सबसे बाहरी लिविंग बाउंड्री कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी कैसा है, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सबसे ज्यादा जो जिसकी मेम्ब्रेन पे स्टडी किया गया है वो इनमें से कौन सी सेल है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी हुई है मेनली सेल मेम्ब्रेन, मेजर लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। 7 जो एरिथ्रोसाइट है उसमें कितनी प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और लास्ट में आपको बताना है किसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टर्म दी है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप पूछने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। मोटिवेटेड रहिए और रेगुलर काम करिए। थैंक यू, स्टे सेफ।